तो बेटा आज हम बात करेंगे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिखा था और देन डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशंस क्या है बेटा, इसके बारे में देखिए। हमने लिखा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो प्रिसाइज फर्स्ट। तो प्रिसाइज क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर दैट मींस प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करो और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नजदीक आए, है ना, तो मतलब एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक अगर आपका आंसर शो कर रहा है तो उसको प्रिसाइज बोलेंगे। और एक्यूरेट का मतलब क्या है? अगर एक्सपेरिमेंटल आंसर आपका 2 आ रहा है और आपका कैलकुलेट करने के बाद भी 2 आ रहा है तो वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। गॉट इट? तो एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई आंसर 2 आना है एक्सपेरिमेंटल और अब प्रिसाइज से आपको 1.99 आ रहा है तो आपका जो आंसर नियर अबाउट आ रहा है। तो जब कोई आंसर आपका नियर अबाउट आएगा उसको प्रिसाइज बोलेंगे और एग्जैक्ट अगर 2 आ जाएगा तो उसको एक्यूरेट बोलेंगे। गॉट इट? देन उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा? इसके अंदर अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यूज अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। मतलब उसके अंदर हमें वैल्यू को काउंट करना है और बताना है उनकी डिजिट के साथ कि कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। रूल नंबर फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज द जीरो, या तो नॉन जीरो डिजिट हो या फिर जीरो, बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उस केस में जो है नॉन जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। सी जैसे 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 की बात करूं बच्चा तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर कितनी वैल्यू दिख रही है आपको? 1 2 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बेटा? 3 आंसर आएगा। देन उसके बाद 0.48, ठीक है बेटा, ये पॉइंट है बीच में। अब इसका कितना आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था, बट सिग्निफिकेंट ने इसका आंसर 2 दिया। इसकी हम बात आगे करेंगे। अभी अगला जो रूल है वो इसी को डिफाइन करेगा कि हम इसका आंसर 3 लिखने वाले थे और हमने इसका आंसर 2 क्यों लिखा। ओके, तो वेट करना थोड़ा। अब इसका 1 0 0 4, तो बेटा जो जीरो अगर किसी डिजिट के बीच में आ जाता है उसको कैप्टिव जीरो बोलते हैं, कैप्टिव जीरो। और कैप्टिव जीरो को हमेशा किस में काउंट किया जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितना आंसर आएगा? 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4। देन इसकी बात करते हैं फोर्थ वाले की, 2.05। बेटा ये जीरो भी बीच में आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी आपका काउंट किया जाएगा। 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3। समझे? इस पे थोड़ा स्टार लगा लेना कि इसका ऐसा क्यों हुआ। इसका एक रूल है, वो रूल से हम समझेंगे आगे। फिर इसने लिखा 2.005, तो बेटा इसमें आंसर आएगा 1 2 3 0। मतलब जो भी जीरो आपका डिजिट के बीच में आ रहा है वो सभी आपका सिग्निफिकेंट उसको काउंट करके चल रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। तो ये आपका रूल नंबर 1। अगर आपके पास नॉन जीरो या फिर जीरो दोनों वैल्यू आती हैं तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। कैसे? लाइक दिस। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 आता है जीरो। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो बात बोली है ना, ये आपका जो आंसर आ रहा था ना ये वाला, इसके लिए बोलिए। ये कह रहा है कि अगर कोई भी आपका जीरो नॉन डिजिट वैल्यू से पहले आता है, फर्स्ट आता है, उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसी वजह से इसका आंसर 2 आया था। देखो अब ये जीरो दोनों कहां आ रहे हैं? दोनों जीरो कहां आ रहे हैं? फर्स्ट में आ रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बोलो बच्चे कितना आएगा? ना ये जीरो काउंट होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आंसर आएगा इसका 2। समझे? मतलब कोई भी चाहे वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल से पहले, अगर नॉन डिजिट से फर्स्ट आपका जीरो स्टार्ट होगा वो जीरो कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 3 कहता है इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, अगर कोई भी नंबर आपका जीरो से एंड होता है बट दीज जीरो आर टू द राइट ऑफ डेसिमल, वो डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद में आता है
तो देन उसको हम जीरो को एक सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानेंगे। दैट मीन्स इनडायरेक्टली कहने का मतलब इसका यह है कि कोई भी अगर डेसिमल के बाद जीरो आएगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो डेसिमल से पहले आ रहा हो या फिर कुछ, अगर आपका डिजिट से कोई भी फर्स्ट आ रहा है जीरो, उसको कभी हम काउंट नहीं करेंगे। लाइक दिस, अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो उसको राइट वाले को हम जीरो को सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करेंगे। लेफ्ट, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला जीरो कभी भी हम जो भी वैल्यू से पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे। बीच में आएगा तो उसको हमेशा काउंट करेंगे, अगर राइट में डेसिमल के बाद आता तो भी हम काउंट करेंगे। ये रूल नंबर 3 बोल रहा है, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको जो रूल नंबर हमने 3 लिखा था बेटा, रूल नंबर 3 के बाद ही कह रहा है कि बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो बेटा इसमें हमने बोला कि अगर कोई भी जीरो डेसिमल के बाद आता है तो उसको हम काउंट करेंगे। रूल नंबर 3 का डेफिनेशन देखिएगा, देन उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो यहां पर ये पॉइंट डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो इसका बेटा सिग्निफिकेंट फिगर 2 काउंट किया जाएगा। देखो ये वाला जो जीरो है ये भी डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी काउंट किया जाएगा, इसका 4 आएगा। इसका आप समझ ही गए हो बेटा 3 आएगा, बहुत ही आसान है। बट अब इस केस में थोड़ा सा आपको समझना है। मैंने आपको बोला कि अगर आपका जीरो अगर किसी भी वैल्यू से लेफ्ट साइड में आ रहा है, वैल्यू के लेफ्ट में आ रहा है और एक वैल्यू के बाद आ रहा है, अगर राइट वाला होगा वो काउंट किया जाएगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स जो वैल्यू से पहले बिफोर होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, जो वैल्यू के बाद होगा वो काउंट किया जाएगा। तो इसका ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, मतलब पहले हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आएगा 1 2 3। तो इसका डेसिमल के बाद कितना आएगा बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि कुछ ऐसे जीरो होते हैं जो डेसिमल के बाद भी होते हैं और विदाउट डेसिमल भी होते हैं। उस केस में जीरो एक सिग्निफिकेंट फिगर बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो उसने बोला इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है, जैसे फॉर 100 बट दीज जीरो आर नोट टू बी द राइट ऑफ डेसिमल, अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि वो जीरो जो है अगर आपका डेसिमल के बाद नहीं है तो उसको हम काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये होगा या नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क ही आता है। तो चलो उसके लिए समझते बेटा, अगर कोई भी डेसिमल नहीं है, अगर वो जीरो विदाउट डेसिमल के बाद राइट में है, कभी भी उनको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बेटा 1 आएगा, बहुत ही आसान है। देन अब इसके बाद देखो डेसिमल के बाद जीरो बीच में आ रहा है और ये राइट में आ रहा है, दोनों जीरो राइट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काउंट किया जाएगा, ये भी, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4। इसकी बात करें बेटा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3। अब देखो ये 10 की पावर जो 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 0। अगर इस डेसिमल के बाद जीरो राइट में आएगा तो काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई जीरो है ही नहीं, तो ऐसे जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका 10 की पावर 3 का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा बेटा। देन इसके बाद हम बात करते हैं 1 2 0 3.0। अभी 0 पॉइंट के बाद आ रहा, राइट में आ रहा, तो काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसका कितना आएगा समझ चुके, कितना आंसर आएगा 1। बहुत सिंपल है बेटा। इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है तो इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। अब तो समझदार बच्चे हो गए हो, ठीक है बेटा। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है। अब देखो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, अब आपको बताना है। देखो चारों रूल हैं, चारों को याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंखों के सामने स्क्रीन पर देखिएगा, है ना। पूरा क्वेश्चन पर कितने रुपए का लगाई चलो कोई नहीं। क्वेश्चन 1 को लिखते हैं बेटा यहाँ पर हम the number of significant figure in 5.04
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैंने लिखा यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4। बच्चों बताइए फटाफट आंसर क्या आ रहा है आपका? जी बच्चा, आंसर आ चुका है बच्चों का, बोलो बच्चा। बेटा ये 0 डेसिमल के बाद आ रहा है, ये काउंट किया जाएगा 1 2 3, आंसर हो गया 3। आसान है बेटा ढूंढना? अरे आसान है, बोलो हाँ है ना? अरे हाँ। अगला क्वेश्चन करें क्या बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन पाई। पाई में आपको बताना है। देखता हूं कितने बच्चों को सही आंसर आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओ बेटा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? ए बी सी डी। मैंने आपके सामने लिखा 2 3 4 इनफाइनाइट। बताइए बच्चा क्या आंसर आएगा आपका? तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 3, कुछ बच्चों का आ रहा है 4, लेकिन मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। तो बच्चे बोले अरे सर एक ही ऑप्शन बचता है डी वाला। हाँ वही आंसर आएगा, क्योंकि बेटा पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 डॉट 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 डॉट। तो सिग्निफिकेंट भी क्या आएगा? डॉट 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 डॉट। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये तो हम कैलकुलेशन करने के लिए राउंड फिगर में ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो इनफाइनाइट तक निकल के आती है। तो आंसर भी जैसे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? चलो वो तो समझदार बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। इसमें लास्ट क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी लिखते हैं। देखो फटाफट लिखिएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन है और ये फिर टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, और आपसे मैंने पूछा कि बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, मैंने लिखा 0.001 प्लस 1.23401 प्लस 78632 1.012 ऐसे वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहा है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो मैंने आपके सामने ए बी सी और डी 4 ऑप्शन बना दिए। अब आप आंसर निकाल के बताइएगा। चलो पहले बेटा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना, पहले वैल्यू को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो बेटा 0.78632.012 इसका कितना आएगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। बेटा 4 के बाद क्या आएगा आपका? यहाँ 0, यहाँ 1, तो ऊपर 0 0 मान लो। देन उसके लेफ्ट में क्या है? जो वैल्यू नहीं दे रखी होती उसके पीछे भी हम क्या मान लेते हैं? 0। देन उसके बाद क्या आएगा बेटा? पॉइंट। पॉइंट के आगे फिर 0 0 0 और यहाँ पर 1, और यहाँ 0 लगा लो। बाकी सबको पूरा पूरा कर दो 0 से। 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा? 7 8 6 3 2, 3 के बाद 3 हो जाएगा, 0.2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1। आपको बेटा हमेशा राइट से ऐड करना है, क्योंकि मुझे पता है इसमें आपका कैरी नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इधर से ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको ऑप्शन में देगा, मान के चलो यहाँ पे 8 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, 10 दे दिया, 11। तो आपका आंसर इस तरीके से 11 आएगा। समझे बेटा? और अगर ऑप्शन में 11 नहीं मिलेगा तो मैं ऑप्शन नंबर 2 भी बना रहा हूँ बेटा। ऐसे भी मिल सकता है, ए बी सी और डी। आपको ऐसे भी मिलेगा, आपको बोलेगा इसमें 6 7 8 9, आपको ऐसे बोलेगा। तो फिर कौन सा आंसर निकालोगे बेटा? फिर आप आंसर राउंड फिगर में लेके आओगे। किसमें लेके आओगे? राउंड फिगर में। तो राउंड फिगर में कैसे आंसर आएगा? देखो 7 8 6 3 3, यहाँ पे आ रहा 0.2। तो बेटा ये वैल्यू तो छोटी है, इसके आगे देखो 4, 4 के आगे 6 आ रहा है, तो इस वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूँ? 0.25। तो ऐसे राउंड फिगर में लेंगे फिर, समझे? और राउंड फिगर में लेने के बाद तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर इसका 7 हो जाएगा।
कुछ केसेस ऐसे भी बन सकते हैं, मान के चलो अगर यही वैल्यू आती 7 8 6 3 3 और यहाँ पे लिखे आता बेटा 2 8, अगर ऐसे आता तो इस 2 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 3। तो आपको डिपेंड करता है वैल्यू के बाद। तो अगर डेसिमल के बाद वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो उसमें एक ऐड करके ले लेते हैं। तो ये तो 0.5 से छोटी है तो इसमें ऐड नहीं करेंगे। उससे आगे बेटा देखो 4 और 4 के आगे क्या 6, ये 0.5 से बड़ी है तो मैं इसमें ऐड करके ले लूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर लेना। और ऐसा नहीं है बेटा कि अगर मान के चलो यहाँ पर 6 है तो 7 भी है, दोनों आंसर हो जाएंगे। भाई आपको इस तरीके से ऑप्शन बना के चलेगा, या तो आपका आंसर 6 आएगा या फिर 7 आएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, अगर यहाँ पे 7 ऑप्शन नहीं होता, सीधा 8 होता और 8 के बाद यहाँ पे 10 होता और यहाँ पर कुछ और देता, ऐसे 1 दे देता, तब आंसर आपका 6 ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो वो इस तरीके से ऑप्शन अरेंज करके चलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अरे सर हमारा तो 7 भी आंसर आ सकता है तो 6 भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। उसको पता है कि अगर 6 भी बन सकता है बच्चे का, 7 भी बन सकता है, तो उसको दोनों ऑप्शन करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर एक ऑप्शन करेक्ट है तो इतना चेंज करके देगा कि जो आपका चेंज है, जो आप यहाँ से राउंड फिगर में वैल्यू निकालोगे वो इसके अंदर लार्ज चेंज में मिलेगी, तो आप एक ही आंसर निकाल पाओगे। समझे बेटा? ऐसा नहीं कि 6 के बाद 8, तो 8 तो इसको आप किसी कीमत पर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 8 लिखोगे तो सीधा 11 ही आंसर आएगा। नहीं समझे? तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो कुछ इस तरीके से राउंड फिगर में भी आपको वैल्यू देके आंसर पूछ सकता है। चलो ये बेटा टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। देन आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या पढ़ना है बेटा इसमें? हेडिंग डालिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें हम पढ़ते हैं बेटा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं n इंटू 10 की पावर n। क्या पढ़ेंगे बेटा? n इंटू 10 की पावर n। इसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन करते हैं वैल्यू का। आपने कई बार पढ़ा होगा कि कब 10 की पावर -3 आएगी, कब 10 की पावर +3 आएगी, है ना? इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, यार यहाँ +3 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, कैसे होगा, कैसे हो गया। देन उस केस को हमें सीखने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। लाइक जैसे आपको एक वैल्यू देगा, मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपसे कह रहा है कि इसका आंसर बताइए। 1 पॉइंट ऐसे बोलेगा आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो आपसे बोल रहा है कि बताइए 1 2 3 4 5 6 7.8 इंटू 10 की पावर कितना होगा x। एक केस में तो ये पूछा आपसे, दूसरे केस में कह रहा है कि फाइंड x। मैं दोनों क्वेश्चन बनाता हूं बेटा, फाइंड x। देन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा 1 2 0 0 0 0 1 3 5.6 इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि 1 पॉइंट ऐसे करके 2 इंटू 10 की पावर x। तो फिर कह रहा है कि फाइंड x। देखो बेटा अब इसमें दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बेटा? दो। ध्यान से समझना दोनों केस में। एक बार जो आपका डेसिमल है वो आपका किधर आ रहा है बेटा? लेफ्ट साइड आ रहा है। कहाँ आ रहा है बेटा? लेफ्ट साइड आ रहा है। देख लो, दिख रहा है आप लोगों को? एक बार पॉइंट यहां से उठ के कहां आ रहा है बेटा? 1.2, मतलब यहां लेके आना है आपको। तो कितना स्टेप चल रहे हो? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और एक बार देखो आप यहां से उठा के कहां लेके जा रहे हो? 7.8। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बेटा? देखो अब यहां से बेटा जितना हमें चलना है राइट और लेफ्ट, हम दो तरीके से चलेंगे। तो इसमें हम कहां चल रहे हैं बेटा? राइट की ओर चलेंगे। और इसमें किधर आ रहे हैं हम? लेफ्ट की ओर आ रहे हैं। तो लेफ्ट की ओर आने से हमारी वैल्यू बढ़ती है या घटती है? माइनस में 10 की पावर इंक्रीज होगी या फिर प्लस में इंक्रीज होगी, वो हमें डिसाइड करना है। तो पहले आप भी देखिए बेटा, हम राइट चले लेफ्ट, तो इसने 0.12 दिया और कहां लेके जा रहा है? 7.8। तो ये वैल्यू बेटा ऐसे चलना स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप
एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर 7। तो बेटा यहाँ पर 10 की पावर क्या आएगा? अगर आंसर लिखोगे तो यहाँ आएगा 10 की पावर 7। अब जो 7 है वो प्लस आएगा या माइनस, वो आपको डिसाइड करना है। तो हम किधर चल रहे हैं बेटा? कहाँ चल रहे हैं? बोलो बेटा, राइट साइड। और जब हम कहीं राइट साइड चलते हैं तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। क्या आती है बेटा? वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही है बेटा? जब हम राइट चलेंगे तो राइट की तरफ कैसा आंसर आएगा? नेगेटिव। अब दूसरा था लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट चल रहे हैं, देखो यहां से एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, 5, 6, 7, 8, कहां आ गए बेटा? 1.2 लेके आना है। तो बेटा यहां पर जो आंसर आएगा वो 10 की पावर, अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम राइट मूव करेंगे तो हमें क्या याद रखना है? 10 की पावर नेगेटिव होगी। अगर हम लेफ्ट मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। मतलब आप यहाँ पे 10 की पावर हम नेगेटिव x और यहाँ पे पॉजिटिव x लेके चलोगे। तो कैसे याद रखेंगे इसकी बेटा हमारी ट्रिक भी है। अगर तुम याद करना चाहो तो कैसे याद करेंगे बेटा? देखो राइट के लिए ऐसे करके रोज, रोज का मतलब समझ रहे हो? रोज का मतलब होता है राइट। रोज नजारे, नजारे का मतलब समझ रहे हो बेटा? बोलो बच्चा। निगेटिव। मतलब जब हम रोज चलेंगे, है ना, रो का मतलब राइट, नजारे मतलब निगेटिव। अगर हम रोज चलेंगे तो नजारे कैसे हो जाएंगे बेटा हमारे? नेगेटिव। और उसके बाद हम बात करेंगे लो। लो का मतलब होता है लेफ्ट, प्यारे, और प्यारे का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या बेटा? पॉजिटिव। अब तुम जैसे चाहो वैसे तुम याद कर सकते हो। मतलब अगर आप राइट की साइड मूव करोगे, अगर आप राइट की साइड मूव करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर लेफ्ट की साइड मूव करोगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस तरीके से आपको बेटा डेसिमल को अरेंज करना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, जहां लेके आना वहीं रोक देना है और काउंट कर लेना कितना स्टेप आपने चला, वही स्टेप आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी राइट में चलना है, कितना स्टेप चला, और जितने स्टेप चलोगे उतनी 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें बच्चों को क्लियर हो चुकी होंगी। देन आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कर लीजिएगा बेटा इसको फटाफट। अब हेडिंग डालेंगे बेटा इसमें, जो हमने मोल्स को छेड़ा था अब उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अभी हमने मोल्स स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी हमने मोल्स के बारे में बस डिस्कशन किया था कि मोल्स को हम इतने तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अब उसको हमें सीखना है। तो हेडिंग डालेंगे बेटा इसमें मोल। मोल, और मैंने बोला था मोल क्या है बेटा? एक नंबर है। मैंने क्या लिखा? मोल एक नंबर है। इट इज अ नंबर। और इस नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यह हमारी एक मोल की वैल्यू होती है। समझे बेटा? अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा, मोल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मास निकालना आना चाहिए। हमने मास के बारे में भी सीख लिया है। अब हम बात करेंगे बेटा कि मास की जो यूनिट होती है, ग्राम होगी या किलोग्राम होगी या कुछ और होगी। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने देखा होगा, अगर मास की यूनिट ग्राम है तो बेटा जो सोना है ना, तो उसकी भी तो ग्राम होनी चाहिए थी, लेकिन सोने की आज भी तोले में काउंट करता है। अगर ग्राम ही मास की यूनिट है तो आप गेहूं वगैरह खरीदते हो, उसको क्विंटल में खरीदते हो। चावल हो गए, राइस हो गए, उनको भी क्विंटल में खरीदते हो। समझे? अगर आप शुगर लेने जाते हो मार्केट से तो आप बोलते हो 2 kg दे दो, 3 kg दे दो। अगर आप कोई भी ऑयल वगैरह खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? 1 लीटर का ऑयल दे दो, 2 लीटर का ऑयल दे दो। वाई? सबकी यूनिट के साथ तुम बात करते हो। वैसे ही मास की यूनिट ग्राम, किलोग्राम क्यों है, उसको क्यों मेजर किया जाता है, ये हमें जानना है। और इसको जानने के लिए हमने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया?
जो मास है वो किलोग्राम या ग्राम के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो उसको जानने के लिए कैसे ये आया और मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें सीखना है। देन उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, मोल्स कैसे निकालना है। तो मास की बात चल रही है बेटा, किसकी बात चल रही है? मास की। तो हेडिंग डालेंगे। देखो कल जो हमने सिखाया था वो आपको मास निकालना सिखाया था, किसी भी कंपाउंड का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम मास को आइडेंटिफाई करें कि मास एक्चुअल में ग्राम और किलोग्राम में क्यों लिया जाता है, उसकी जो यूनिट है ग्राम किलोग्राम ही क्यों है, अदर यूनिट क्यों नहीं है। जैसे लिक्विड को लीटर में लिया गया वैसे ही मास को ग्राम किलोग्राम में क्यों लिया गया, तो केमिस्ट्री में इसका कैसे आइडेंटिफाई किया गया वो हम सीखने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा इसमें। चलो मान के चलो कोई हमारे पास, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ बेटा, कौन से जमाने की बात कर रहा हूँ? ओल्ड, थोड़ा सा पुराना जमाना उठा लेते हैं। पुराने जमाने में हमारे पास कोई भी वेइंग मशीन नहीं हुआ करती थी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये हमारी वेइंग मशीन है। हम कहाँ जाते थे? मार्केट में जाते थे और अपना जो भी गेहूं वगैरह चीनी वगैरह वो उस पर तोल के दिया करता था। याद आ रहा है? अरे यार करो पापियो, तुम्हारे बाप कहाँ चले गए, वो कैसे भूल जाते हो। चलो अब मेरे पास पहले जमाने में बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है कि भाई आज तो मशीन पे खड़ा होते हैं, ये 80 किलो का, ये 90 किलो का, ये 20 kg का है, फटाफट वेट पता चल जाता है ना। तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि ऐसा कैसे हुआ है ना। अभी एक डायलॉग भी बहुत वायरल हो रहा है, सारा खेल किसका है? टेक्नोलॉजिया है, सुना है? नहीं सुना है? टेक्नोलॉजिया। तो टेक्नोलॉजिया ये हमारी देसी भाषा में टेक्नोलॉजिया थी। पहले जमाने में ये टेक्नोलॉजी लगती थी। तो पहले जमाने में हमारे पास बेटा कोई भी इस तरीके का मास को वेइंग करने का कोई ऐसा मेथड नहीं था जो एग्जैक्ट उसकी यूनिट को बता सके ग्राम किलोग्राम में कि इतने का इतना। पहले जमाने में क्या हुआ करते थे, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, उनसे हम मेजर किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये एक स्टोन है, ये मैंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया या एक रोड ले ली, मान के चलो एक रोड है, एक रोड, और इस रोड का वेट मैंने कितना मान लिया? 1 kg अप्रोक्सीमेट। कितना मान लिया बेटा? 1 kg। तो मैंने इस रोड का नाम अगर मैंने मान के चलो एक रोड, 2 रोड, ऐसे इस तरीके से रोड को कुछ भी बोल सकते हो आप। इसका रोड की जगह कुछ भी नाम ले सकते हो, 1 स्टोन 2 स्टोन ऐसे, और उसका वेट कितना मान लिया बेटा? 1 kg है। सपोज करो मैंने आपके सामने एक टेबल रखी, एक टेबल रखी और एक टेबल का वेट मान के चलो मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मान के चलो मैंने उसका वेट मान लिया, अपने मन में मान रखा है कितना? 20 kg मान लिया कि इसका 20 kg होगा। तो मुझे इस टेबल को यहाँ पे मेजर करना है, एक टेबल। तो बेटा यहाँ पे मैं कितनी रोड रखूंगा बताओ? यहाँ पर मैं कितनी रोड रखूंगा? 20 रोड। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? क्या बोलूंगा बेटा? बोलो एक टेबल बराबर, एक टेबल, देखो यूनिट का ये जनरेशन कहां से हुआ? ये यहां से हुआ। एक टेबल बराबर मैंने लिखा 20 रोड, समझे? इसी तरीके से फिर मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, मान के चलो मैंने भाई एक कुर्सी ले लिया, एक चेयर ले लिया, और मैंने बोला एक चेयर बराबर हो गया 10 रोड। बेटा यहाँ पे जिसको मेजर को इतनी रोड रखनी पड़ेगी ना मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है मेजर करने का। फिर मैंने एक रखा, एक मैंने रख दिया बेटा, एक एलिफेंट रख दिया, एक एलिफेंट बराबर रख दिया 1000 रोड। ऐसी तो वेट मेजर करूंगा। फिर मैंने बोलो बेटा ऐसी कुछ ही बोल सकते, एक बुक ले लिया बेटा मैंने, क्वेश्चन बैंक ले लिया, जैसे मान के चलो उसका 1 रोड है। फिर मैंने एक मैंने क्या ले लिया? एक लालू ले लिया, लालू किसी का नाम है, एक लालू बराबर आएगा 50 रोड के बराबर है। एक सेरू ले लिया है, एक लालू ले लिया, एक पीला ले लिया है ना, एक पीला ले लिया एक पीला हो गया, वो कितना मान लिया मैंने बेटा? 25 मैंने मान लिया वो कितने का है? 25 रोड के बराबर। तो बेटा दिमाग में देखो, यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसमें एक चीज कांस्टेंट चल रही है लगातार। क्या चल रही है? ये। तो यहाँ से साइंटिस्ट लोगों का जो ना दिमाग खराब होने लगा कि यार अगर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एक यूनिट होती है ना। दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? देखो सोचो, रोड 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 करके। तो उसने बोला कि एक रोड जो है एक यूनिट है। अब इस यूनिट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए?
तो अब केमिस्ट्री में आते हैं, इन्होंने एक ऐसा एलिमेंट उठाया नेचर में जिसका सबसे ज्यादा अबंडेंस मिल रहा था देखने के लिए। तो उस टाइम जो कार्बन जो मिल रहा था सबसे ज्यादा मिल रहा था, तो उसने कार्बन का आइसोटोप्स उठाया। क्या उठाया बेटा? आइसोटोप ऑफ कार्बन। देखो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है, जिसकी नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंस है वो उठाया कि हम किसी के साथ कंपेयर कर सके। जैसे मैंने एक रोड के साथ सबको कंपेयर कर लिया, तो वैसे ही हमें एक ऐसा आइसोटोप्स उठाना है नेचर में जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। तो जिस समय डिस्कवरी चली थी उस समय कौन मिला? कार्बन। और कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स मिला परसेंटेज में सबसे ज्यादा? C12। तो इसी से हमने क्या करा, गेम खेलना स्टार्ट किया और इसी से हमने आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इसने देखो किस तरीके से काम किया। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रोड की जगह इसको मैंने क्या मान लिया, ये एक मेरा C12 का टुकड़ा है, C12 जिसका मास कितना बेटा? 12। और बोला कि इससे कंपेयर करो। अब 1 kg जो आपने एक रोड मान रखी है उस रोड को ये मान के चलेंगे। आगे बात समझे बेटा? और इसी से कंपेयर करेंगे कि जो अदर एलिमेंट है उनका मास कितना होगा, उनसे ज्यादा होगा, उनसे कम होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज कौन आइडेंटिफाई करके बताएगा? C12। तो पहले इसने बोला कि कार्बन के एक टुकड़े का मास बताओ। तो बेटा मैंने कार्बन को यहां से कट किया और कट करने के बाद बताइए इसका टोटल टुकड़े का मास कितना था। और यहां पर बेटा ये टुकड़ा इस तरीके से कट हो गया और आपसे मैंने पूछा इस टुकड़े का मास कितना होगा, और पूरे का कितना था बेटा? 12। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सिंगल C12 एटम। बेटा टोटल टुकड़े का मास कितना होगा? 12। और एक टुकड़े के लिए कितना होगा? 1/12 मास ऑफ C12 एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ ये रहा, मैं जवाब दो। इसी तरीके से कुछ समय के बाद आया ऑक्सीजन। तो फिर मैंने क्या लिखा? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा अभी एटम की बात चल रही है, एक एटम की बात चल रही है, एक सिंगल एटम की। तो इसका क्या लिखा? 16 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। इसी से फिर हमने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। भाई अगर मुझे ऑक्सीजन का मास करना है तो किसको रखना पड़ेगा तराजू में? एक रोड की जगह 1/12 मास, क्योंकि बेटा नेचर में ये मिल रहा है, यही तो बताएगा कि किसके कंपैरिजन में कितना हैवी होगा, कितना कम होगा, यही तो बताएगा मेजर करके। तो अब ये बार बार क्या आएगा? सभी के एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे मैंने लिखा मास ऑफ सोडियम एटम। तो बताइए बेटा मास ऑफ सोडियम एटम कितना होगा? 23 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। बेटा जैसे रोड काम कर रही थी वैसे ये पार्टिकल, ये कार्बन का टुकड़ा काम करेगा। समझे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से अगर देखोगे तो खेल स्टार्ट हो गया। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आएगा बेटा? बोलो। 14 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम, एक टुकड़े का मास। समझे बेटा? अब देखो यहां से गेम स्टार्ट हो गया। अब ऐसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सबको मेजर किया, रोड 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 रोड। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? देखो 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये क्या बन रही है? यूनिट। और यहीं से साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात फिट हो गई थी कि भाई अगर जिस तरीके से रोड एक यूनिट बन रही है तो ये भी इस एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ यूनिट बना के निकलेगा। तो ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एक यूनिट है कि अगर ऑक्सीजन का मास निकालना है एटम का तो ये 16 इतना यूनिट, 23 इतना यूनिट, 14 इतना यूनिट। समझे? लेकिन अभी हम इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो अभी हमारी खोज चलती रही। समय बदलता गया है ना, शताब्दी बदलती चली गई, नई टेक्नोलॉजियां आने लगी। जब आने लगी कुछ समय के बाद एक चीज का जनरेशन हुआ। बोले भाई ऐसे कब तक लिखेंगे हम लोग, हमें तो इसकी वैल्यू का पता ही नहीं है। तब कुछ समय के बाद इसका जनरेशन हुआ, मास आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका काम करती है? डिटेक्शन ऑफ किसका करेगी बेटा? मास। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका डिटेक्शन कर रही है? डिटेक्शन ऑफ मास।
बोले भाई वाह क्या बात है, मौज कर दी भाई लड़के ने। क्यों? क्योंकि अब हमें ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो बोले भाई इसको करो, पहले तो इसको शॉर्टकट बनाओ। तो इसका एक नाम और रखा गया भाई, बार बार लोग लिखते लिखते परेशान हो रहे थे, तो इन्होंने बोले ठीक है भाई 1/12 मास ऑफ C12 एटम का कितना निकाला इसने बेटा, C12 एटम का कितना मास निकाला, 1 AMU। शॉर्टकट कर देना क्योंकि लेजी लोग हैं हम, आलसी है। इसको एक AMU बोला और एक AMU की वैल्यू कैलकुलेट की करके आई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। क्या निकल गया बेटा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 3 पावर और बढ़ा दो, और 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। तो बेटा देखो इसने इसके एक पार्टिकल का मास डिटेक्ट करके बता दिया कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 की जो आंसर आएगा। और देखो फाइनल किस में आ रहा है बेटा, ग्राम में निकल के आ रहा है। तो यहाँ से पता चला कि कोई भी अगर आपका एलिमेंट है और उसका तुम मास निकालोगे तो किस में निकल के आएगा, ग्राम में निकल के आएगा। तो यहाँ से इसका यूनिट का जनरेशन हुआ कि 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, ग्राम होती है। तो पहले इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको और शॉर्टकट बनाने के लिए हमने क्या लिखा, लेजी लोग थे 12 AMU। फिर इसकी जगह हमने क्या लिखा 16 AMU। फिर इसकी जगह क्या लिखा 23 AMU। फिर इसकी जगह क्या लिखा 14 AMU। समझे? उसके बाद हमने क्या लिखा इस तरीके से। अब जब इसका डिडक्शन हो गया तो देन हमने इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ आंसर निकल के आएगा। देखो अब मैं इसको रफ करता हूं, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं बेटा, चलो पूरा ही रफ कर देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखो यहां पर हम लिखेंगे तो हमने क्या निकाला बेटा, मास ऑफ, क्या लिखा था बेटा हमने 1/12 मास ऑफ C12 एटम कितना आएगा बेटा 1 AMU। और 1 AMU को क्या बोला, बाद में क्या कैलकुलेट करके दिया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। और इसको बेटा 1/NA भी बोलते हैं शॉर्टकट तरीके, क्योंकि हम लेजी लोग हैं ना, सब काम हमें आसान चाहिए, घर बैठे बैठे चाहिए, तो हमने शॉर्टकट भी तरीका बना दिया है ना, याद कर लोगे। इसको क्या करना 1.6.0 इंटू 10 की पावर 23, और आंसर से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला आंसर आएगा। आसान है ना, कर सकते हो, वेरी गुड। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने क्या करा, हमने पहले लिया था मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम कितना लिखा 12 AMU। और बेटा AMU की वैल्यू कितनी आई 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और फाइनल जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आया बेटा 12 ग्राम। कितना आया, खेल चालू हो गया। देखो मास किस में आ रहा है बेटा, ग्राम में आ रहा है। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ग्राम। देखो क्यों, अगर आप सोच सकते हो तो सोचो बेटा, ये 10 की पावर कितनी है माइनस के 24। ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत हल्का फुल्का पड़ेगा। अरे सोचो, इसको अगर ओपन करके लिखोगे 0.00000 ऐसे करके आएगा, तो बताइए इससे अगर मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट, और इसकी यूनिट्स इसमें मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया 12 ग्राम। बस खेल खत्म, हमें बस यूनिट चाहिए थी, यूनिट मिल गई। और यहाँ से फाइनली जनरेशन हो गया कि जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम और क्या होती है बेटा किलोग्राम होती है। बस अब लिखते जाइएगा। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा बेटा 16 ग्राम। ऐसे में क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा बेटा 14 ग्राम। ऐसे में क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सोडियम एटम
सोडियम एटम कितना होगा बेटा 20 बोलो 23 ग्राम। बट एक बात और याद रखना, अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। हमने यहाँ से मास की जनरेशन कर ली कि मास की यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम और किलोग्राम, और क्या होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है, इसको 1/Na भी लिखते हैं। और याद रखना बेटा इसको 1 AMU नोट करके लिख लेना, नोट। ये पेपर में क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि 1/12 मास ऑफ C12 एटम बराबर कितना आया बेटा 1 AMU, और AMU को यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, बराबर कितना आया 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 AMU बराबर 1/Na बराबर क्या लिख सकता हूं मास ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, क्योंकि तुम्हें पता है हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो एक ही अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 AMU रह जाएगा। 1 AMU का आंसर क्या आएगा बेटा, यही आना है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम भी इसको बोल सकते हैं। तो बेटा किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे मैंने लिखा कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, पेपर में ऐसा आएगा ऑक्सीजन, बताओ बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा 16 AMU, और 16 AMU की अगर वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 16 क्या हो जाएगा इनटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो बराबर क्या लिख सकता हूँ 16 ग्राम जो मल्टीप्लाई कर लोगे। देन इसके बाद में क्या लिख सकता हूँ बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपसे पेपर में यहाँ कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में क्या लें बेटा, ऑक्सीजन O2 को बोलते हैं और ऑक्सीजन एटम सिंगल एटम की बात कर रहा है। तो याद रखना जब तक उसके आगे ऑक्सीजन एटम ना बोले तब तक वो O2 है, और जैसे ही एटम वर्ड यूज करेगा तो सिंगल एटम की बात कर रहा है। ध्यान रखोगे तो O2 का कितना आएगा 32 AMU, और 32 AMU की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इसी तरीके से आ सकता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 AMU, और 1 AMU बराबर 1 ग्राम। वैसे आ सकता है मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर खाली हाइड्रोजन लिख रहा है तो हाइड्रोजन का मतलब होगा 2 AMU, और 2 AMU का मतलब होगा 2 ग्राम, बराबर। इसी तरीके से आ सकता है मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का कितना होगा बेटा 14 AMU बराबर कितना होगा बोलो 14 ग्राम। इसी तरीके से बोल सकता है मास ऑफ नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा बच्चा 28 AMU, और 28 AMU की वैल्यू 28 ग्राम। इस तरीके से आपको बेटा ध्यान रखना है, अगर एटम बोलता है तो सिंगल एटम की बात कर रहा है, अगर उसने एटम नहीं बोला है तो वो जो प्योर फॉर्म में मिलता है उसकी बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में किससे मिलता है N2 की फॉर्म में, तो N2 का मास कितना होगा 28। तो ये हमारा मास निकालना हम सीख चुके हैं, और सबसे पहले लेक्चर में मैंने यही सिखाया था पिछले लेक्चर में कि मास हम कैसे निकालते हैं, तो कैसे एटम का मास ऐड करके निकालते हैं, वहां से हमने सीख लिया है। अब हम फाइनल सीखने वाले मोल्स, कि मोल्स मास से कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालिएगा और स्टार्ट करते हैं बेटा मोल्स को, कि पहला फैक्टर आ जाता है इसमें हमारा मास की टर्म से, कि मास की टर्म से मोल्स हम कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालो इसमें मोल्स फ्रॉम मास।